क्या सेकुलर शब्द जो है वो वाकई किसी धर्म की आत्मा के विरुद्ध है? और क्या संविधान की ये जिम्मेदारी है कि धर्मों की आत्मा को संविधान में बचा कर रखे? क्योंकि संविधान का होना ही कुछ धर्म कह सकते हैं कि हमारे धर्म की आत्मा के विरुद्ध है। हम तो किसी किताब में लिखे हुए धर्म को ही मानने के लिए, संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं, हम किसी और संविधान को क्यों माने? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस बात का प्रस्ताव दिया कि इस उद्देशिका में इस बात को घोषित किया जाना चाहिए कि भारत एक सेक्युलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का दरअसल विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान इस बात की घोषणा करता है कि उसकी निष्ठा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। जिस दिन हम ये मानने लगेंगे कि जिसकी जितनी ज्यादा नंबर होगा उसी का उतना ही हक चलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम एक बहुलवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं रह जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे घुसपैठियों की, एक चटपटी कहानी घुसपैठियों की। घुसपैठियों पर सब लोगों की नजर है, ट्रंप की नजर है, हम लोगों की नजर है। लेकिन आज जिस कहानी की बात हम कर रहे हैं वह कहानी है दो घुसपैठिए शब्दों की, सोशलिस्ट और सेकुलर। इस कहानी में एक चलते हुए नाटक में, एक अच्छा खासा चल रहा नाटक था, इसमें अचानक दो पात्र घुस बैठते हैं। एक इमरजेंसी एंट्री होती है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द की हमारी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी में, जहां प्रीएम्बल यानी कि हमारा जो उद्देशिका है संविधान की, उसके दो शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर को लेकर बड़ी बहस चल रही है। ऐतिहासिक तौर पर पहले इसे समझ लेते हैं। आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हमारा जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसका प्रीएम्बल यानी कि उसकी जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, वह जाहिर है कि जब संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तभी इस उद्देशिका को भी स्वीकार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देशिका 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की थी और इस पर लंबी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस बात का प्रस्ताव दिया कि इस उद्देशिका में इस बात को घोषित किया जाना चाहिए कि भारत एक सेक्युलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का दरअसल विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अपनी जो उसकी आत्मा है उसमें सेकुलर भी है और सोशलिस्ट भी है। उसको अलग से मेंशन करना दरअसल निरर्थक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आखिर ये दो शब्द, दो घुसपैठिए शब्द है क्या है सेकुलरिज्म और क्या है सोशलिज्म? देखिए, अगर आप तकनीकी तौर पर समझे तो सेकुलरिज्म का एक बेसिक सा मतलब और वह मतलब ये होता है कि राज्य, जिसका मतलब है सरकारें, राज्य के तमाम जो ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, और ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है, ये लौकिक आधारों पर फैसले लेंगे, ये धर्म से दूरी बनाकर रखेंगे, धार्मिक नियम तय नहीं करेंगे कि राज्य की नीतियां क्या होंगी। इनके बीच में जो अंतराल की आवश्यकता है, इसे हम प्राइमरीली सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म मूलतः जब पश्चिम में चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा था तो उसके खिलाफ आई हुई एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर आता है, लेकिन इसका मूल मतलब राज्य का लौकिक चालन है। राज्य जो है वो लौकिक तौर पर चलेगा। फिर समाजवादी क्या है? समाजवादी के मामले में आपको समझना पड़ेगा कि हम मूलतः राज्य की भूमिका आर्थिक सामाजिक जीवन में अधिक होने को देख रहे हैं। जब हम कहते हैं, ये सही है, 1940s में, लेट 40s में जिस समय भारत की संविधान सभा बैठी हुई थी, उस समय पूरी दुनिया पर समाजवाद का प्रभाव देखने को मिल रहा था क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन पहले होकर चुकी थी। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि भारतीय संविधान या भारतीय राज्य जो है वह उस समय की सोवियत क्रांति थी उनके सिद्धांतों पर आधारित है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन में जो विषमताएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। हमारे समाजवादी होने का मतलब ये है कि हम सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य, हम सुनिश्चित करें कि शिक्षा सब लोगों को मिले। अगर हमारे यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहते हैं कि भारत में तमाम लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए और किशोर अवस्था तक शिक्षा जो है मुफ्त मिलनी चाहिए, तो एक समाजवादी प्रावधान। यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट की मांग, ये सब समाजवादी अपेक्षाएं हैं। तो इस मायने में समाजवादी या सोशलिस्ट कहते हैं
तो ये एसेंशियली कोई कम्युनिस्ट किस्म की एक राजनीतिक संगठन की बात नहीं है। ये हमारे संविधान में निहित वे मूल्य हैं जिनमें राज्य वंचितों की परवाह करेगा। फाइनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें 1976 तक ना तो सेक्युलर शब्द था ना सोशलिस्ट शब्द था। फिर सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शब्द हमारी उद्देशिका में डाले गए। ये विवाद दरअसल आपातकाल नाम की चीज के साथ आता है। हम सब लोग जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देश में आपातकाल लागू किया। और इस आपातकाल के लिए जो वैधानिकता थी वह जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ही मिल सकती थी। इसलिए संविधान को इतनी तेजी से इतनी बार बदला गया कि उसमें बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। हम खास तौर से बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की। 42वें संविधान संशोधन को एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर वह कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट दिखाई देगा। 42 पेज लंबा अमेंडमेंट है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी धाराओं को बदल दिया गया है। इस 42nd अमेंडमेंट में ही उद्देशिका में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाले गए, जिसके बाद यह तय हुआ कि भारत एक संपूर्ण, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष रिपब्लिक या गणतंत्र होगा। ये 42nd अमेंडमेंट ने और भी बहुत सारे बदलाव किए थे। इसी 42nd अमेंडमेंट ने इसी उद्देशिका में एकता के साथ साथ अखंडता शब्द जो है, यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन शब्द जो है, वह भी डाला था उद्देशिका में। इसी ने हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे जो मूल कर्तव्य का एक पूरा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे भी जोड़ा था। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वे बार बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति ने करवट ली और उसके बाद जनता पार्टी सरकार जब 1977 के चुनावों में चुनाव जीतती है, तो बाकायदा इस मुद्दे पर चुनाव जीतती है कि जो बदलाव संविधान में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए हैं आपातकाल के दौरान, उन्हें रिवर्स किया जाएगा। और दरअसल बाद में 44th अमेंडमेंट आता है, 44वां अमेंडमेंट आता है, और इस 44वें अमेंडमेंट में उन में से बहुत सारे बदलावों को जो 42nd अमेंडमेंट में हुए थे निरस्त कर दिया जाता है। अब मसलन आप पाएंगे कि जो राष्ट्रपति के अधिकारों वाला सेक्शन था, आपातकाल का जो सेक्शन था, इसी तरीके से कई सारे बदलाव किए। इनफैक्ट जिन्हें हम सिविल राइट्स कहते हैं, उनको सुनिश्चित करने का पूरा इंतजाम 44th अमेंडमेंट 1977 में जनता पार्टी सरकार के आने के बाद होता है। ये जनता पार्टी सरकार वही सरकार है जिस सरकार में ऐसे कई लोग शामिल थे जो आज सत्ता में है। ये वही सरकार है जिस सरकार में दरअसल भाजपा अपने पुराने अवतार यानी जनसंघ के रूप में वहां विद्यमान थी। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मोरारजी देसाई जो है वे प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि 44th अमेंडमेंट ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि कौन कौन से बदलाव 42nd अमेंडमेंट के रखे जाने और कौन से छोड़ देने हैं, और कॉन्शियसली सदन ने बाकायदा विचार करते हुए तय किया कि भारत के संविधान की उद्देशिका है, उसमें सेक्युलर शब्द भी बना रहेगा और सोशलिस्ट शब्द भी बना रहेगा। हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बने रहेंगे, उद्देशिका में ऐसा घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि विचार करने के बाद उसे रखा गया। अब क्यों इतनी बहस है, क्यों इस बात पर इतनी चर्चा की जा रही है? आप जानते हैं कि यह मुद्दा पिछले कुछ सालों से बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद उठाया जाता है। अभी हाल में उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि संविधान की उद्देशिका में जो बदलाव किए गए थे वे कई वजहों से निरस्त किए जाने चाहिए। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को उस उद्देशिका से हटा देना चाहिए। जिनमें से एक वजह उन्होंने ये भी कही कि यह सनातन की आत्मा के विरुद्ध है। ये एक आश्चर्यजनक कारण बताया गया, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें इस सेकुलर शब्द को थोड़ा और गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्या सेकुलर शब्द जो है वो वाकई किसी धर्म की आत्मा के विरुद्ध है? और क्या संविधान की यह जिम्मेदारी है कि धर्मों की आत्मा को संविधान में बचा कर रखे? क्योंकि संविधान का होना ही, कुछ धर्म कह सकते हैं कि हमारे धर्म की आत्मा के विरुद्ध है। हम तो किसी किताब में लिखे हुए धर्म को ही मानने के लिए, संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। हम किसी और संविधान को क्यों माने? क्योंकि धर्म की आत्मा को बचाए रखना संविधान का उद्देश्य नहीं होता है। बट एनीवे, इस पूरे विवाद में हाल फिलहाल में कई लोगों ने भागीदारी की है और कई लोगों ने संविधान
की उद्देशिका से इस शब्द को हटाने के लिए जो कारण बताए हैं, उनमें से एक कारण यह भी कहा गया कि ये शब्द जिस व्यवस्था ने लाए थे वह बहुत लोकतांत्रिक नहीं थी। संविधान सभा लोकतांत्रिक थी, उसमें न सेकुलर था न सोशलिस्ट था। उसके बाद 75 में जिस संसद ने इस बात पर स्टैंप लगाई कि हम इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द लाएंगे, वो कोई बहुत लोकतांत्रिक मंच नहीं था, लोकतांत्रिक सदन नहीं था। वहां पर जो इंदिरा गांधी कहती थी वो होता था। और ये बात एकदम सच है कि इस पीरियड में हम मानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह लगभग स्थगित था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए दो चीजों को। 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन शब्दों को क्यों नहीं लाते? वे कहते हैं कि इन शब्दों को लाना या ना लाना निरर्थक है। शब्द हो या ना हो, भारतीय राष्ट्र और भारतीय संविधान सेक्युलर है और सोशलिस्ट है। सिर्फ यही नहीं, एक बड़ी रोचक बात है, उपराष्ट्रपति जिस पार्टी से संबद्ध है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान इस बात की घोषणा करता है कि उसकी निष्ठा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्टी को, आप जानते हैं कि सभी पार्टी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जाहिर है कि भाजपा का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि वो उनकी जो आस्था है वो सेक्युलरिज्म पर और स्वाभाविक तौर पर समाजवाद पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि न केवल इंडिविजुअल पार्टीज बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वैल्यूज में यकीन करता है। फिर सवाल है कि ऐसी क्या आवश्यकता बार बार इस बहस को सामने लाने में है कि हमें इन शब्दों को हटा देना चाहिए? और इस जिद का भी क्या मतलब है कि शब्द नहीं ही हटाने, हटा दें? आखिर हम इस बात से इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं कि ये दो शब्द, क्योंकि 1975 में तक ये शब्द नहीं थे, तब भी राष्ट्र चल ही रहा था, अब इन शब्दों को हटा देंगे उद्देशिका से तो कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उस मूल बिंदु पर जिसे हम मंशा कहते हैं, जिसे हम इंटेंशन कहते हैं। आखिर सत्ताधारी दल इस समय इस बात के लिए, या सत्ताधारी दल औपचारिक तौर पर शायद उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनके जो समर्थक लोग हैं वे बार बार इस बात को क्यों उठाते हैं? और ये जो नया इसमें पेच फंसाया गया कि इन शब्दों का होना सनातन की आत्मा के विरुद्ध है, यानी कि धर्म विशेष की आत्मा के विरुद्ध है, उसका क्या मसला है? देखिए, इस सेकुलरिज्म को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। बार बार आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस बात को लिखते हैं कि भारतीय सेकुलरिज्म जो है, भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है, वो यूरोपीय पंथ निरपेक्षता से भिन्न है। और यूरोप में अलग अलग तरह की पंथ निरपेक्षता आपको देखने को मिलती है। मसलन आप जानते हैं कि फ्रांस में एक पर्टिकुलर तरीके का सेकुलरिज्म देखने को मिलता है जो कि भिन्न है, जिसमें कि बार बार जो राज्य है उसका नियंत्रण तमाम धार्मिक संगठनों पर या धार्मिक व्यवहार पर करने के लिए संविधान उनकी ये क्षमता देता है, ये अधिकार देता है कि राज्य का दरअसल कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि अलग अलग धर्म जो है वे नियंत्रण में रहे, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो। जबकि दूसरा सेक्युलरिज्म अगर हम देखते हैं तो इसके ठीक विपरीत तरीके से आपको यूनाइटेड स्टेट्स में दिखाई देता है, जहां पे ये कहा जाता है कि धर्म को राज्य से अलग रहना है और राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है। इनफैक्ट यही वह वजह है जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में बार बार हमारे पास अलग अलग राज्यों से, यानी कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों से समाचार आया, इन राज्यों ने गर्भपात के विरुद्ध कानून बनाए। क्यों? क्योंकि गर्भपात जो है वह क्रिश्चियनिटी उसकी अनुमति नहीं देती और उसका आधार लेकिन राज्यों ने कहा कि इस राज्य में गर्भपात नहीं होगा, और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इसको बाधित नहीं कर रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग जगह पर और सुप्रीम कोर्ट में, वहां के सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिकाएं हैं और इस पर चर्चा हो रही। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता के लिए कहा यह गया कि हमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, हम एक ऐसा सेक्युलरिज्म है जो कि राज्य को धर्म से इतना दूर नहीं ले जाता कि राज्य धर्म पर कोई नियंत्रण न कर सके या धार्मिक व्यवहारों को रोक ना सके। आखिर सती प्रथा को राज्य ने रोका, आखिर अन्य बहुत सारी धार्मिक चीजें आप जानते हैं, 3 तलाक पर हाल में चर्चा हुई, अन्य धर्मों की जो प्रैक्टिसेस है उन पर भी चर्चा हुई। सिवाय एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को छोड़कर आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ करता है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सेक्युलरिज्म का, भारतीय सेक्युलरिज्म की एक विशेषता है और उस विशेषता को आपको समझना पड़ेगा। विशेषता यह है कि भारतीय सेक्युलरिज्म अंतर धार्मिक मामलों, इंटर रिलीजियस मामलों में एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन पर हावी होने से रोकता है।
अब तक हम लोग संविधान में ये मानकर चलते रहे कि हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वह सुनिश्चित करेगी कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म पर हावी ना हो, एक धर्म दूसरे धर्म से महान न मान लिया जाए, कम से कम संविधान की नजर में, कम से कम राज्य की नजर में। लेकिन पिछले कुछ समय से आप इस मुद्दे पर देखेंगे कि कुछ बेचैनी है। जनता इस मुद्दे पर बहुत सहमत नहीं है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। आप इसे वक्फ के मामले में देख सकते हैं, आप इसे सीए एनआरसी के मामले में देख सकते हैं, या हाल में ये जो सेकुलरिज्म को ही प्रश्न चिन्हित करने की कोशिश है, इसके मामले में भी देख सकते हैं। तो एक जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक जो क्रिटिकल हम लोगों की सोच है, जो आलोचनात्मक हमारी सोच है, उसे सोशलिज्म या सेकुलरिज्म शब्द पर जो आई आपत्ति है, उन्हें उसी फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसा करते करते एक धर्म की तरफ झुकते हुए राष्ट्र हो जाए, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से होती हुई चीज दिखाई दे रही। जब आप संविधान पर यह सवाल उठाने लगे कि संविधान के मूल तत्व हैं, वे मूल तत्व किसी धर्म विशेष के खिलाफ हैं, तो दरअसल आप सवाल केवल एक शब्द पर नहीं उठा रहे, आप सवाल संविधान पर उठा रहे। और ध्यान रखिएगा, भले ही सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड 1976 में आता है, जिस समय देश में आपातकाल है, लेकिन इससे ठीक पहले 1973 में ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच, उस समय 13 जजेस की बेंच बहुत बड़ी बेंच मानी जाती है, उसने बाकायदा बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन दी, उसमें सेकुलरिज्म को इस देश का बेस के संविधान का की बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया है। जिसका मतलब यह है कि बाकी चीजें तो छोड़िए, हमारे देश के संविधान का सेकुलरिज्म जो है, हमारे देश के संविधान का जो पंथ निरपेक्षता है, उसे तमाम पूरी तरीके से संपन्न ताकतवर होने के बावजूद संसद भी नहीं बदल सकती, क्योंकि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो अपरिमित नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आती है। यही वह वजह है जिस वजह से वे लोग जो सेकुलरिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं, वे अक्सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप रद्द कर देना चाहिए, अब संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने की अनुमति संसद को होनी चाहिए, संसद सर्वोच्च है। हमारे देश में ध्यान रखिएगा, एक और जो चीज बदली थी वो संपूर्ण संप्रभु थी। संप्रभु का जो सवाल है वह ये बताता है कि संसद सर्वोच्च नहीं है। उद्देशिका किसके द्वारा दी गई? उद्देशिका संसद द्वारा नहीं दी गई, उद्देशिका नागरिकों द्वारा दी गई। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम इस संविधान को अंगीकार कर रहे हैं और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। तो हमारे यहां जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, वह सॉवरेनिटी, संप्रभुता संसद में निहित नहीं है, वह कोर्ट्स में भी निहित नहीं है, वह आम जन में निहित है। तो आप संसद के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे, ये बात केशवानंद भारती केस में 1973 में की गई। यानी कि तब तक आपातकाल नहीं लगा था, यानी कि तब तक सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो है वो हमारे उद्देशिका में नहीं आए थे। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग उस समय की फुल बेंच 13 मेंबर्स बेंच ने ये घोषित कर दिया था संविधान पीठ ने कि सेकुलरिज्म तो इस देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कि जो शब्द में आया बदलाव है वो बाद में आया बदलाव है, भारतीय संविधान का सेकुलर होना उससे पहले ही साबित हो चुका था। मिनर्वा मिल्स केस में इसके बाद में 80s में भी इस बात को दोहराया गया, जिसका मतलब है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला सवाल है हमारे उसमें स्वाभाविक तौर पर यह सेकुलरिज्म शामिल है। तो कुल मिलाकर हम इस मुद्दे पर क्या राय बने? वे लोग जो विभिन्न परीक्षाएं देने वाले हैं, जो समाचारों में इसे देख रहे हैं, जो सामान्य तौर पर इसका विश्लेषण करना चाहते हैं, उनकी क्या राय होनी चाहिए? ये दो शब्द, दो घुसपैठिए शब्द जो आपातकाल के दौरान इस रंगमंच पर आकर अभिनय करने लगते हैं, आपकी इससे सहमति है कि असहमति है? दरअसल इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस देश को क्या मानते हैं, आपके लिए इस देश का तसव्वुर क्या है, कल्पना क्या है। क्या आप इस देश को मात्र एक, जैसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में आता है कि देश जो है वह कागज पर बना हुआ एक मानचित्र भर नहीं है। अगर आप वास्तव में देश को एक मानचित्र भर नहीं मानते, केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं मानते, देश में रह रहे लोगों को इस देश का वास्तविक मालिक मानते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर आप देश को बचाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको इस देश के जो मूल्य हैं,
जो संविधान के जो एकदम इनहेरेंट वैल्यूज हैं, आपकी उनके प्रति आस्था होनी चाहिए, जिनमें सेक्युलरिज्म बिना किसी शक के शामिल है। सोशलिज्म को लेकर आपकी बहस हो सकती है, आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म शायद एक केवल राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान जब सोशलिज्म की बात करता है तो वह सोशलिज्म अनिवार्यतः कोई मार्क्सवाद वाला सोशलिज्म नहीं है, वो कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला सोशलिज्म नहीं है। वह केवल वह चीज है जो ये कहती है कि राज्य का दायित्व होगा कि राज्य जो है वह आम जन की परवाह करे, वह राज्य जो है वह लेजिस फेयर नहीं करेगा, राज्य जो है सब लोगों को खुला नहीं छोड़ देगा कि वे जो चाहे वो करे। राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वंचितों का ध्यान रखा जा सके। इसलिए आप पाएंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हर नीतिक निर्देशक सिद्धांत जो कि स्वाभाविक तौर पर सब लोगों ने स्वीकार किया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भी स्वीकार किया था, आम जनता ने भी स्वीकार किया है, वे साफ साफ तरीके से एक के बाद एक जो प्रावधान देते हैं, वे प्रावधान वही हैं जिन प्रावधानों को हम समाजवादी प्रावधान कहते हैं, जिसका मतलब है कि समाज में समरसता लाना, समाज में जो वंचित लोग हैं उनका ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी होना चाहिए। इस मायने में हमारा देश बावजूद एक फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसा बन जाने के बावजूद एक सोशलिस्ट कैरेक्टर का, जो समाजवादी चरित्र का राष्ट्र ही है, क्योंकि हम जनता के तौर पर भी समाजवादी चरित्र के ही राष्ट्र। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सेकुलरिज्म वाला हिस्सा है। भारत लोकतंत्र केवल तभी बना रह सकता है जब वह बहुविविधता जो प्लूरलिस्टिक हमारी वैल्यूज है उन पर टिका रहे। जिस दिन हम ये मानने लगेंगे कि जिसकी जितनी ज्यादा नंबर होगा उसी का उतना ही हक चलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम एक बहुलवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस लिहाज से हमें इसे समझना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर और सोशलिस्ट केवल उद्देशिका में आ गए घुसपैठिए वाले शब्द नहीं। ये जो घुसपैठिया है वह विचार है जो भारत को कुछ भिन्न भारत बनाना चाहता है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में इस नैरेटिव को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए कि हम संविधान के साथ छेड़खानी को स्वीकार कर लें।